विश्व युद्ध की जब बात होती है तो प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत भी एकदम 1914 में नहीं हुई थी। शुरुआत तो उसकी कोई कम से कम 20 साल पहले बर्लिन की संधि से हो चुकी थी। आज के सेशन में डिटेल चर्चा करेंगे इन सब बातों की। और जब चर्चा करेंगे तो चर्चा ये कि क्या ये सब मिलकर के वर्ल्ड वॉर की तरफ बढ़ रहे हैं? क्या है नेतन्याहू और ट्रंप की मुलाकात के मायने? इन सब पर डिटेल चर्चा। लेकिन उससे पहले आप सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। आपके द्वारा तमाम संदेश हमें प्राप्त हुए बहुत सारी शुभकामनाओं के, उसके लिए आपका हृदय की असीम गहराइयों से बहुत सारा धन्यवाद। आप अपना प्यार यूं ही बनाए रखें। हम आपके प्यार पर, आपकी नजरों पर खरे उतरे, उसके लिए निरंतर मेहनत करते रहेंगे। हमारी तरफ से एक छोटा सा प्रयास है आज के दिन, अगर आपको उपयुक्त लगे तो स्वीकार करिएगा। स्वीकार ये कि मेरी जो बुक्स हैं, चाहे फिर वो मैप की किताब हो, चाहे जनरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी की या एसएससी की, जिनका ऑन एन एवरेज प्राइस हम 500 रुपए पर बुक रखते हैं, आज के विशेष अवसर पर हमने उन्हें 199 रुपए में किया हुआ है। अगर आपको लगता है कि आप इसको समझते हैं, हमने बहुत अच्छे से बुक्स बनाई हुई हैं, तो आप नीचे दिए गए लिंक में, कमेंट बॉक्स में हमने लिंक पिन किया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में भी डाला हुआ है। अपने ऑर्डर्स को आज ही बुक कर दें। ये विशेष ऑफर है, ये सामान्यतः हम बुक्स पर ऑफर नहीं लेकर आते, लेकिन गुरु पूर्णिमा के अवसर पर एक छोटा-सा प्रयास हमारी तरफ से, आप इसे स्वीकार कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। साथियों, चर्चा कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप से हाल ही में मुलाकात की। कौन किससे मिल लिया? तो व्हाइट हाउस के अंदर इजराइल और यूक्रेन के राष्ट्राध्यक्ष जाकर ट्रंप से मुलाकात कर लिए। लेकिन ये मुलाकात ऐसी थी कि ये मीडिया के सामने ना होते हुए मीडिया के सामने थी। मतलब ये पीछे बैरिकेटिंग्स के थ्रू, गेट के बाद पीछे से उतरते हुए जेलेंस्की दिखाई देते हैं और राष्ट्रपति के कार्यालय में जाते हुए दिखाई पड़ते हैं। यहां से जेलेंस्की के आते हुए जाना, ये एक तस्वीर बाहर निकल कर आती है। मीडिया अलाउड नहीं थी इस वार्ता के दौरान। जेलेंस्की से मुलाकात, ऐसे ही नेतन्याहू से मुलाकात, नेतन्याहू की भी गाड़ी आती है, ऐसे ही मुलाकात के लिए वो भी राष्ट्रपति से मिलने जाते हैं। सामान्यतः राष्ट्रपति जब भी मिलते हैं तुरंत उठाकर ओवल ऑफिस में ले जाते हैं, तस्वीर पब्लिक के सामने बाहर आ जाती है कि लीजिए मिल लिए। दोनों से अलग-अलग 1-1 घंटे से अधिक बातचीत की गई। जेलेंस्की से लगभग 1 घंटे, नेतन्याहू से लगभग 90 मिनट बातचीत की गई। अलग-अलग बैठ कर के बातचीत हुई और फिर बातचीत के बाद पब्लिक की तस्वीरें सामने आना शुरू हुई। ये जो तस्वीरें हैं, ये अलग से हुई बातचीत के बाद की तस्वीरें हैं, यानी कि इनके साथ अलग से भी बात हुई और उसके बाद पब्लिक के सामने भी बातचीत हुई। तस्वीरें कुछ इस प्रकार से निकल कर आई। 28 जुलाई की ये तस्वीरें हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से तस्वीरें यूँ जारी की गई, जिसमें नेतन्याहू बड़े ही कंफर्टेबल अंदाज में राष्ट्रपति के सामने पैर पर पैर रखकर बैठे हुए दिखाई दिए, जिसको काफ़ी ज़्यादा ईरान की तरफ से ट्रोल किया गया कि नेतन्याहू इतने कंफर्टेबल हैं ट्रंप के सामने, क्योंकि युद्ध तो बोले मैं ही करा रहा हूँ। खैर जो भी है। इस तरह की तस्वीरों के मायने निकाले जाने शुरू हुए। आपको याद होगा, कुछ दिन पहले जेडी वेंस का एक बयान बहुत ज्यादा चर्चित था, जिसमें वो इजराइल से कह रहे थे कि तुम मानते क्यों नहीं हो? हमारे बिना या अमेरिका के सिवाय तुम्हारे साथ कोई नहीं है। नेतन्याहू के साथ, लेकिन इस तस्वीर के आज मायने दर्शाते हैं कि इजराइल ने दोनों को ही एक टाई में लाकर टाई कर दिया है। मतलब ये कि नेतन्याहू यानी कि इजराइल इतना शक्तिशाली राष्ट्र बनकर उभरा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों उसकी सुर में आकर सुर मिला रहे हैं और लगातार बीते कई दिनों से ईरान पर बम बरसा रहे हैं। आपको याद होगा कि अमेरिका और ईरान तो संधि कर बैठे थे पाकिस्तान की मदद से। पाकिस्तान विश्व पटल पर समझौते के लिए मध्यस्थ की भूमिका में उभर कर सामने आया था, लेकिन वो मध्यस्थता इजराइल ने टिकने नहीं दी। लगातार 2 हफ्ते से अधिक समय हो चुका है, अमेरिका ईरान पर रोज बम बरसाता है। बीते 2 दिन से उसने छोड़ रखा है कि ठीक है फिर बरसाएंगे। लेकिन अब जाकर खबर आती है कि इजराइल की तरफ से अमेरिका को कुछ पिन पॉइंट जगह बताई गई हैं, कुछ ऐसे पहाड़, ट्रंप उनको पब्लिक में भी बता दिए कि अब इनको निशाना बनाएंगे हम। वो कौन सी जगह है उसकी भी मैं आपके सामने चर्चा करूंगा। यहां पर तस्वीरों में नेतन्याहू मिलने से पहले अपने सलाहकारों से मिलते हुए उनकी तस्वीरें आती हैं और मिलने के बाद में फिर आप मिलकर के ट्रंप से मुलाकात करते हैं, ये जारी चर्चा निकलती है। ऐसे ही यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की भी मुलाकात अमेरिकी राष्ट्रपति से होती है, जहां पर वो पैट्रियट मिसाइल की बात करते हुए पाए जाते हैं कि सब पैट्रियट मिसाइल हमें दें। ये वो बातें हैं जो पब्लिक में आई, लेकिन जो इन्होंने पर्दे के पीछे बातचीत करी, जो बाहर नहीं निकल कर आई, उनसे ही कयास लगाए जा रहे हैं। इन दोनों ही मीटिंग्स में एक सबसे बड़ी चर्चा थी कि अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ-साथ ये दोनों लोग भी आपस में बतियाए हैं। ये बतियाने का मौका कैसे निकल कर आया, इसकी क्या कहानी है? कहानी फिर से लिंडसे ग्राहम से जुड़ी हुई है। लिंडसे ग्राहम से कैसे जुड़ी हुई है? लिंडसे ग्राहम ट्रंप के मित्र थे और लगातार रूस के खिलाफ यूक्रेन की मदद कर रहे थे।
यूक्रेन की मदद के लिए ही वो एक बिल लेकर आ रहे थे जिसमें रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर 100% तक टैरिफ लगाने की बात कही गई थी। आपको ध्यान होगा ये 500% टैरिफ की बात कर रहे थे। कहा जाता है कि लिंडसे ग्राहम को, जो कि सीनेटर थे, अमेरिका के सीनेटर थे, सांसद थे, 100 में से एक थे। 100 सांसद होते हैं सीनेट के अंदर अमेरिका में, उनमें से एक ये थे जो कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के सांसदों को साथ लेकर, बाई पार्टीशन सांसदों को साथ लेकर रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर 500% तक टैरिफ की मांग कर रहे थे। लिंडसे ग्राहम तो नहीं बचे, लेकिन 86 सांसदों ने इनके सुझाए हुए बिल पर दस्तखत कर दिए हैं। 100 में से 86 सांसद जो उच्च सदन के हैं, सीनेट के हैं, उन्होंने यह कहा है कि 100% टैरिफ लगना चाहिए उन देशों पर जो रूस से तेल खरीदते हैं। यानी कि लिंडसे ग्राहम यूक्रेन के इतने कट्टर समर्थक थे। ये वही व्यक्ति हैं जो इजराइल के समर्थक थे। इजराइल के लिए सऊदी अरब हो, गल्फ की कंट्रीज हो, अमेरिका हो, इनको लगातार मना के चल रहे थे कि ईरान से लड़ना क्यों जरूरी है। तो ये वो व्यक्ति थे जो दोनों के लिए, यानी यूक्रेन के लिए और इजराइल के लिए, अमेरिका के परम मित्र थे। मतलब अमेरिका में अगर इन दोनों का कोई प्रबल व्यक्ति बैठा था तो लिंडसे ग्राहम था। और इस लिंडसे ग्राहम को रूस या ईरान ने मार दिया, ये सुर्खियां बहुत वायरल हुई, क्योंकि इनके जिंदा रहने से असली नुकसान रूस का हो रहा था और दूसरी तरफ ईरान के ऊपर हमला हुआ वो सबने देखा। लिंडसे ग्राहम की मौत होती है। लेकिन आज चर्चा क्यों कर रहा हूं? क्योंकि लिंडसे ग्राहम का आज फ्यूनरल था। मतलब जिसमें ये मुलाकात किए वो असल में फ्यूनरल का कार्यक्रम था। लिंडसे ग्राहम के मरने पर हमने पूरा डिटेल सेशन किया जिसमें ये लोग मुलाकात किए। उसकी तस्वीरें आपके सामने हैं, वॉशिंगटन डीसी की तस्वीरें हैं। आप कहेंगे मर जब इतना पहले गए तो अब फ्यूनरल क्यों? प्रक्रियाएं हैं, राजकीय शोक का तरीका है। और इस प्रकार से लिंडसे ग्राहम की मौत के बाद ये फ्यूनरल कार्यक्रम था और उसमें नेतन्याहू और यूक्रेन से जेलेंस्की दोनों पहुंचे थे, क्योंकि ग्राहम के मित्र थे। यहां पर राष्ट्रपति और राष्ट्रपति के साथ में आपको यूक्रेन के जेलेंस्की और नेतन्याहू बैठे दिखाई दे सकते हैं। ये उस फ्यूनरल की तस्वीरें हैं, जुलाई 28 की तस्वीरें, कल की तस्वीरें जो आप देख रहे हैं। इसी जगह पर आप पुतिन और जेलेंस्की की ये सॉरी जेलेंस्की और नेतन्याहू की बातचीत को भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। इन्हीं ने जाकर के फिर ट्रंप को बताया कि साहब हम पहले भी कह रहे थे कि आपके मित्र को मारने वाला कौन था। हमारे लिए ही आपके मित्र ने अपनी जान गंवाई है, ये समझाने का प्रयास था। तो क्या अमेरिका इनकी बातों में आ गया? बहुत हद तक आ चुका है। मतलब समझिए कि अब इजराइल और यूक्रेन एक साथ लिंडसे ग्राहम के पॉइंट से अमेरिका को यह समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि इजराइल और यूक्रेन एक ही तरफ हैं। अब उनकी जंग असल में रूस और ईरान से हो रही है। तो इसका मतलब विश्व युद्ध के अंदर जो अलग अलग मोर्चों पर युद्ध चल रहे थे वो अब एक ही जगह सिमटते हुए आ रहे हैं। हमें लग रहा था रशिया यूक्रेन चल रहा था, अचानक ईरान इजराइल शुरू हो गया। नहीं, अब ये युद्ध भी आपस में जुड़ते चले जा रहे हैं। दुनिया में फिर से 1914 जैसे माहौल बन रहे हैं, प्रथम विश्व युद्ध जैसे माहौल बन रहे हैं। जब प्रथम विश्व युद्ध की बात होती है तो कहा जाता है कि प्रथम विश्व युद्ध 1914 में शुरू हुआ। वास्तविकता में 1878 के अंदर जो बर्लिन संधि हुई, जिसमें बोस्निया हर्जगोविना का प्रशासन उठाकर ऑस्ट्रो हंगरी को दिया गया था, लेकिन वहां के चाहने वाले लोग जो कि स्लाव थे वो सर्बिया के साथ जुड़ना चाहते थे। कहते हैं कि इसी संधि से असली युद्ध के जड़ पनप गई थी। इसी के चलते हुए 1908 में ऑस्ट्रो हंगरिया ने इस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया, जिससे पूरे बाल्कन क्षेत्र में तनाव बढ़ गया। वही सेम बात, राष्ट्रवाद, साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षाएं, सैन्य गठबंधन, असर यह हुआ कि प्रथम विश्व युद्ध आपके सामने आ गया। प्रथम विश्व युद्ध के अंदर सर्बिया के समर्थन में रूस था, तो ऑस्ट्रो हंगरिया के साथ साथ जर्मनी खड़ा था। फ्रांस और ब्रिटेन रूस के पक्ष में उतर गए। बाद में इटली, जापान और अमेरिका भी मित्र राष्ट्रों के रूप में शामिल हो गए और दो बड़े गुट बन गए। एक को मित्र राष्ट्र और दूसरे को सेंट्रल पावर्स कहा गया। विश्व परिदृश्य में कुछ ही देश थे जो झगड़ रहे थे। उनको कुछ इस तरह से टेबल में दिखाया जा सकता है, लेकिन विश्व युद्ध कहलाया। सेंट्रल पावर्स में जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, ऑटोमन एम्पायर और बुल्गारिया थे। वहीं दूसरी तरफ फ्रांस, ब्रिटेन, रूस, इटली, अमेरिका, जापान, ये एक तरफ थे। अमेरिका तो शामिल ही 1917 में हुआ, जब जर्मनी की तरफ से एक सीक्रेट टेलीग्राम मैसेज जो कि भेजा मैक्सिको को गया था, जिसको उकसाया जा रहा था कि क्यों नहीं वो अमेरिका पर हमला करते। अमेरिका ने जब वो टेलीग्राम रिसीव किया कि ये तो भड़काने का काम मेरे खिलाफ चल रहा है, तब 1917 में अमेरिका जाकर युद्ध में शामिल हुआ। 1878 से आग लग चुकी थी, 1914 में जाकर के वो एग्जीक्यूट हुई थी। ऐसे ही गुट बनते चले गए थे और ये गुट की सुगबगाहट फिर से चल रही है।
इस युद्ध के अंदर कई पहली बार बहुत सी चीजें हुई, टैंकों का उतरना, जहरी गैस का इस्तेमाल होना, पनडुब्बियों का इस्तेमाल होना, तमाम वो चीजें होना, फाइनली जर्मनी का सरेंडर करना, ये सब हुआ। और आज के परिदृश्य में अगर आप देख रहे हैं तो कुछ वैसा ही चल रहा है। रूस के साथ में आपको अब ईरान दिखाई दे रहा है। चाइना साथ-साथ जुड़ता चला जा रहा है। ऐसी ही सारी चीजें, चाहे फिर वो क्यूबा संकट हो रहा हो, वेनेजुएला संकट हो रहा हो, सीरिया संकट हो रहा हो, हर जगह अब पार्टी शीत युद्ध की तरह फिर से बनती हुई दिख रही हैं। शीत युद्ध में अमेरिका रूस आमने-सामने नहीं थे क्योंकि रूस युद्ध नहीं लड़ रहा था। लेकिन रूस इस बार सीधा युद्ध लड़ रहा है। बीते 4-5 साल से वो यूक्रेन से युद्ध लड़ रहा है और ऐसे में अमेरिका हर मोर्चे पर अब रूस को एंगेज करने में लगा है। और इसी एंगेजमेंट में जो हाल ही की घटना हुई, उसने इसमें समझिए कि आग लगा दी है। क्या हुआ? आपको कुछ दिन पहले, आज से 11 दिन पहले मैंने बताया था कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जैसी स्थिति बन रही है, ऐसी ही ब्लैक सी को अजोव सी से जोड़ने वाले कर्च स्ट्रेट पर भी दिक्कत हो रही है। मैंने बताया था 116 रूसी जहाजों को यूक्रेन ने बीते 9 दिनों के अंदर टारगेट किया था। तो रूस यूक्रेन के युद्ध में अचानक ईरान की एंट्री कैसे हुई? तो ईरान की एंट्री ऐसे हुई कि एक एक समुद्र है जिसको कैस्पियन सागर के नाम से जानते हैं। मैंने आपको बताया था कि ब्लैक सी से होते हुए कैस्पियन सी तक बकायदा रिवर्स का जाल बिछा हुआ है, जिससे ईरान अपना माल, क्योंकि कैस्पियन सी से ईरान जुड़ा हुआ है, वो अपने जहाज यहां से भेजता है और यहां से रिवर्स के माध्यम से होते हुए ब्लैक सी में भेजता है। ये पूरा पूरा नेटवर्क है। ईरान लैंड लॉक हो, मतलब ईरान को जब स्टेट ऑफ हॉर्मुज में बंद भी कर दिया गया तो भी उसके लिए यह ट्रेड पूरी तरह चालू था। ऐसे में ब्लैक सी के किनारे बैठे हुए यूक्रेन ने कैस्पियन सागर में एक जहाज को, जिसमें वेपन जा रहे थे, ऐसा यूक्रेन का कहना है। कहां जा रहे थे? रूस और यूक्रेन के बीच में ट्रेवल हो रहे थे। कहा जा रहा है कि वो जहाज यहां से निकलता और वो ईरान तक जाने वाला था। बताया गया कि उसको फिल ये फिलानोविस्की करके कोई ऑफशोर ऑयल प्लेटफॉर्म है, यहां पर हमला हुआ, रशियन कार्गो शिप्स पर हमला हुआ और ये जहान अस्त्राखान से होते हुए रस्ट तक जा रहे थे। यहां यूक्रेन ने हमला कर दिया आज से 2 दिन पहले। यह हमला अपने आप में यूक्रेन और ईरान को कन्फ्रंट करा दिया। ईरान बौखला गया। ईरान ने जेलेंस्की को इस बात के लिए भला बुरा सुना दिया। जेलेंस्की खुद बाहर आकर के इस बात को पब्लिक में बता दिए कि हमने ईरानी जहाज को निशाना बनाया। ईरान ने जेलेंस्की की तरफ से या फिर ईरान के यूक्रेन के जो प्रतिनिधि हैं उनको बुलाकर तलब किया और कहा कि तुमने हमें टारगेट क्यों बनाया। जेलेंस्की अपनी तरफ से साफ कहते हुए पाए गए कि ईरान और रूस के बीच में वेपन्स का एक्सचेंज हो रहा था, हमने उसको टारगेट किया। इसका मतलब यूक्रेन अब बैठा-बैठा केवल ईरान रूस के साथ ही जंग नहीं लड़ रहा है, अब वो ईरान के ऊपर भी निशाने बना रहा है। जो बात पहले तक क्लियर थी कि यूक्रेन में हमला करने के लिए ईरान ने रूस को शहीद ड्रोन दिए थे, अब वो बात यहां पर सिद्ध होती हुई दिखाई दी। मैंने कोमेटा एम टेक्नोलॉजी, आज से 3 दिन पहले जो मैंने एक सेशन किया था जिसमें मैंने बताया था कि रूस ने ईरान के शहीद ड्रोन्स में कोमेटा एम टेक्नोलॉजी लगाई, जिसके चलते अब उन्हें जैम नहीं किया जा सकता। ईरान के शहीद ड्रोन कहीं भी घुस करके बड़े सारे अमेरिकी ठिकानों पर अगर टारगेट करके हमला कर रहे हैं, उसके पीछे का रीजन यह है कि उनके ड्रोन्स को आप जाम ही नहीं कर पा रहे हो। वो सैटेलाइट्स के थ्रू अभी भी नेविगेट हो रहे हैं। यानी कि इस पूरी घटनाक्रम में अब सबकी सब आपस में जुड़ते चले जा रहे हैं। ईरान ने तलब करके यूक्रेन को कहा कि आप यूरोप को युद्ध में घसीट रहे हो। अगर ऐसा हुआ तो फिर हम रिटेलिएट करेंगे। इसका मतलब यूरोप भी अगर यूक्रेन के वाया इसमें इन्वॉल्व होता है तो युद्ध का दायरा बड़ा हो जाएगा और युद्ध का दायरा अगर बड़ा होता है तो विश्व पर व्यापक असर होगा। हालांकि इस बात पर ईरान और यूक्रेन ने आपसी बातचीत करके इसको सुलझा लिया, ऐसा पता लगा खबरों के माध्यम से। लेकिन जैसे ही ट्रंप से इजराइल के नेतन्याहू और यूक्रेन के जेलेंस्की की मुलाकात हुई, उसके बाद सारे के सारे मायने फिर बदलने लगे। कहा गया कि व्हाइट हाउस में बातचीत हुई और नेतन्याहू ने ईरान के एक पहाड़ जिसका नाम है पिक एक्स माउंटेन, उसके बारे में जानकारी दी। किसने किसको जानकारी दी? नेतन्याहू ने अपनी मोसाद के थ्रू जानकारी जुटाई और कहा अमेरिकी राष्ट्रपति से कि जिस नतांज न्यूक्लियर फैसिलिटी को आप टारगेट कर रहे हैं, असल में उसकी बगल में एक पिकैक्स माउंटेन है। उस माउंटेन के नीचे इन लोगों ने न्यूक्लियर कैपेबल सिस्टम डेवलप किए हैं। मतलब जो बार बार कहा जाता है कि ईरान परमाणु हथियार बना रहा है, जो न्यूक्लियर एनरिचमेंट चल रहा है, वो असल में पिकैक्स माउंटेन के नीचे चल रहा है। उसकी तस्वीरें बकायदा साझा की गई। बोले ये जो माउंटेन आपको ऊपर से दिख रहा है 1600 मीटर ऊंचाई से, और उसके नीचे
फिर जो ड्रिल करके इन्होंने जगह बनाई है, वहां पर ये लोग न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। ये तस्वीरें बाहर निकाली गई। इजराइल ने अमेरिका से कहा कि इस पिक एक्स माउंटेन के नीचे ही इनकी न्यूक्लियर फैसिलिटी कुछ इस प्रकार से बनी हुई। अगर इतना ऊंचा पहाड़, 1600 मीटर ऊंचा पहाड़, अमेरिका कैसी भी मिसाइल चला ले, वो इन जगहों पर जाकर के निशाना नहीं लगा पाता। कोई भी मिसाइल इतना अंदर तक घुस करके वार नहीं कर पा रही। बोले इन्होंने पहाड़ के नीचे पूरा अंडरग्राउंड सिटी बसा रखा है, जहां पर इनका न्यूक्लियर एनरिचमेंट, न्यूक्लियर वेपन के लिए चल रहा है। ट्रंप ने इस बात को एक्सेप्ट किया। डोनाल्ड ट्रंप ने नई वार्निंग ईरान को दी और कहा कि पिक एक्स माउंटेन और हमें वहां पर स्ट्राइक करनी होगी। जुलाई 28। आप कहेंगे सर ऐसे बता के स्ट्राइक करेंगे तो वो तो लोग भाग जाएंगे। वास्तविकता में ये इतनी बड़ी फैसिलिटी है कि जानबूझ करके भी भागा नहीं जा सकता। हो सकता है कि ये केवल इसीलिए वार्निंग दी गई हो कि निकलो यहां से, निकलोगे तो टारगेट बना देंगे। लेकिन अब यह पब्लिक के सामने आ चुका है कि भाई जैसे भारत को पता है पाकिस्तान के बारे में कहूटा, ऐसे ही इजराइल ने अमेरिका को पिक एक्स करके जो माउंटेन है उसके नीचे की जानकारी दे दी है कि सर यहां पर हमला करो, यहां पर सारा सेटअप बैठा हुआ है। ट्रंप ने कल के दिन पब्लिकली इस बात को बता दिया। इसका मतलब युद्ध के अंदर अब पार्टीज बनना शुरू हो चुकी। रूस और ईरान खुल के सामने आ चुके हैं। अमेरिका यूक्रेन और इसराइल के साथ आ चुका है और इस तरह से साथ आया है कि आने वाले समय में ना केवल यूक्रेन की हिफाजत होगी, बल्कि इसराइल के साथ मिलकर के सारे कार्य किए जाएंगे। जहां तक बात हो यूक्रेन की, तो जो 100% टैरिफ वाली बात है, उसको 86 सांसदों ने साइन कर दिया। ये बड़ा नंबर है। 12 ही केवल अगेंस्ट में गए, 86 सांसदों ने रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर 100% टैरिफ लगाने पर साइन कर दिए हैं। इसके बाद रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं उनके पास जाएगा, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के पास और अमेरिकी राष्ट्रपति के पास मिल जाएगा। लेकिन यह बड़ा नंबर है। एक और मोर्चा खुला है और वो खुला ये कि यूएस और सऊदी की फोर्सेस ने मिलकर के इराक में हमला कर दिया है। ये आज की ताजा खबर है और उस खबर का मायना यह निकला गया है कि 20 लोग मारे गए। इस पर इराक में हमला होने पर इराक तो बौखलाया ही, ईरान भी बौखला गया, क्योंकि असल में इराक के अंदर ईरान के सपोर्टर्स काम कर रहे थे। कितने मोर्चे खुल चुके हैं। इन सारे मोर्चों में जो सुगबुगाहट है वो इस बात की, युद्ध का दायरा बढ़ता जा रहा है। अब ये कितने साल लेता है नहीं पता, लेकिन शायद इस युद्ध को शांत करने के लिए कोई बहुत भीषण हादसा, कोई भीषण दुर्घटना या कोई भीषण हमला शायद हो और तब जाकर ये पूर्ण विराम तक पहुंचे। बाकी आप लोगों को क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए।